हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता देना चाहूँगी, यदि आप भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंडिया एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF, स्टडी मटेरियल्स से संबंधित सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। तो आप हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। इसके अलावा हमारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है यूट्यूब पर। डेली लाइव क्लासेस आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं आप उसका आंसर दें और हमारे लाइव क्लासेस का हिस्सा बने। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नदियों के बारे में। आपको पता है भारत में कई प्रकार की नदियां हैं, जिसमें हम प्रमुखतः 2 भागों में बांटते हैं। तो आइए जानते हैं भारतीय नदियों के बारे में, और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो भारतीय नदियों में जैसा कि आपने देखा होगा कि भारत की नदियों में एक हिमालय साइड से आपकी नदियाँ आती हैं, ठीक है। उनका जो वाटर का सोर्स रहता है वो रहता है ग्लेशियर्स। हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, तो इसी तरह नदियों को जल प्राप्त होता है, तो ये होती हैं हिमालय की नदियाँ। इसके विपरीत अगर आप देखते हैं प्रायद्वीप नदियाँ, तो इनके पास कोई ग्लेशियर्स नहीं है, तो ये कहाँ से जल प्राप्त करती हैं? तो जाहिर सी बात है, जो हमारी वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में जो जल गिरता है ज़मीन पर, तो ये नदियों में भी जाता है। तो इस तरह से प्रायद्वीप नदियाँ जो है इनका वाटर सोर्स है रेन, वर्षा, ठीक है। इसीलिए आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि हिमालय की नदियों को कहते हैं वर्षवाहिनी, क्योंकि ये वर्ष भर पानी इसमें रहता है। पर प्रायद्वीप जो नदियाँ होती हैं उन्हें वर्षवाहिनी नहीं कहते हैं। इन्हें मतलब इनमें पानी की कमी देखी जाती है और ये सूख भी जाता है, तो इसे वर्षावाहिनी नहीं कहते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं मौसमी नदियाँ। दूसरे तरीके से अगर आप नदी को जो है डिवाइड करना चाहते हैं 2 भागों में, तो आप ये भी देख सकते हैं कि भारत की जो है आधी नदियाँ का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और आधे जितने भी मतलब नदियाँ हैं उनका जो पानी है अरब सागर में गिरता है। तो इस तरह से बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी में भी कई नदियाँ अपना पानी गिराती हैं। तो यहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि कोई नदी का नाम दे देगा, गंगा नदी, सोन नदी, बेतवा या चंबल, ये कहाँ पर अपना पानी या फिर किस सहायक नदी में या किस खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। मान लीजिए कोई नदी है वो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन जो है 2-3 प्रकार के, 4 प्रकार के आपको ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको राइट चूज़ करना होगा। तो इसलिए ये आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है कि हमारे भारत नदियों में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में पानी गिराती हैं और कौन सी नदियाँ अरब सागर की खाड़ी में पानी गिराती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हिमालयी नदियों के बारे में। मैंने आपको बताया हिमालय जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से इनको जो है वाटर जो है प्राप्त होता है, इनका सोर्स क्या है, ग्लेशियर्स हैं। तो हिमालय नदियों को भी प्रमुख हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला है सिंधु नदी, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मन नदी तंत्र। इसमें बांटने की क्या ज़रूरत थी? तो देखिए, सिर्फ अगर हम बात करें हिमालय क्षेत्र की, तो वहाँ पर भी कई सारी नदियाँ हैं, और इन नदियों में जो सबसे बड़ा नदी है, जहाँ पर अन्य नदियाँ मतलब जो सहायक नदियाँ होती हैं वो अपना पानी किसी मेन नदी में दे देती हैं, तो इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है उस नदी पर। जैसे सिंधु नदी में हम देखेंगे तो बहुत सारी नदियाँ अपना पानी सिंधु नदी में विलय कर देती हैं, मिला देती हैं, इसलिए हम उसको एक तंत्र दे देते हैं, एक सिस्टम दे देते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है सिंधु रिवर सिस्टम, ठीक है, समझ गए आप। इसी तरह अगर आप गंगा नदी में देखेंगे तो गंगा की कई सहायक नदियाँ हैं जो अपना पानी गंगा नदी में गिरा देती हैं। तो इस तरह से गंगा एक बड़ी नदी है और ये बन जाता है गंगा रिवर सिस्टम। और इसी तरह से आपका है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु नदी में और कौन कौन सी उसकी सहायक नदी हैं। तो सिंधु नदी में जो उसकी प्रमुख सहायक नदी है वहाँ पर मैंने नाम भी दिया हुआ है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, मुख्य हैं। और भी बहुत सारी नदियां हैं पर हम इन सभी का नाम तो याद नहीं कर सकते, पर जो प्रमुख नदियां हैं जिनसे आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको ही हमने यहाँ पर लिखा है। अब मान लेते हैं झेलम का नाम दिया हुआ है और वो पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में कि झेलम किसकी सहायक नदी है, गंगा की, ब्रह्मपुत्र की या फिर सिंधु की। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं, अच्छे से इसे नोट करते हो, तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। तो इस तरह से आपका राइट आंसर आ जाएगा, झेलम जो है सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदी तंत्र है। इसके बाद दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जितनी भी नदियां हैं उनका उद्गम स्थान कहाँ मतलब कहाँ है, ये कहाँ से निकलती हैं। देखिए जो सिंधु नदी तंत्र है उनमें से जो 2 नदी हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप इसे देख लीजिए। झेलम का जो उद्गम स्थान है वो है शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र की जो एकमात्र नदी जो जम्मू कश्मीर में है वो है क्या है,
झेलम है। अन्य नदी अगर आप देखेंगे तो वो हिमाचल प्रदेश में है। व्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के पास, और सतलुज जो है राक्षस झील से निकलती है। तो एक हो गई हमारी सिंधु नदी जो कि मेन नदी है, ठीक है। सिंधु नदी और सतलज नदी ये दोनों नदियाँ भारत से नहीं बल्कि जो आपका आपका जो चाइना साइड का है वहाँ के मानसरोवर झील से निकलती हैं, ठीक है। सिंधु नदी और सतलज नदी मानसरोवर के समीप जो है ग्लेशियर्स वहाँ झील से निकलती हैं, ठीक है, झील से निकलती हैं, ये होगा। आगे हम देखते हैं चेनाब। तो चेनाब का जो उद्गम स्थान है वो है बड़ा लालसा दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। रावी नदी का उद्गम स्थल है बंगाल बेसिन, हिमाचल प्रदेश। व्यास का मैंने आपको बता ही दिया कि व्यास नदी का जो है उद्गम स्थान है वो है रोहतांग दर्रा। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ये भी नोट कर लीजिए कि जो व्यास नदी है वो कपूरथला के हरिके के निकट सतलज नदी में मिल जाती है। मतलब ये जो आप सतलज नदी देख रहे हैं, सतलज नदी, और ये हो गई व्यास नदी। तो व्यास नदी का पानी सतलज में चला जाता है, कहाँ पर? कपूरथला में हरिके के निकट, हरिके। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ पर हमने देख लिया सिंधु के प्रमुख नदी और उनका उद्गम स्थान कहाँ पर है, ठीक है। जैसा कि दो नदियाँ आपकी सिंधु और सतलज ये मानसरोवर के निकट से निकलती हैं। बाकी शेष जो नदी हैं झेलम, चेनाब, रावी, ये आपके भारत के हिमाचल प्रदेश से, और जो भी दर्रा मैंने आपको लिखवाया है वहाँ से इनका उद्गम स्थान है। अब जब हम सिंधु नदी की बात कर रहे हैं तो ये जितनी भी नदियाँ हैं, पाँचों नदियाँ, ठीक है, ये पाँचों नदियाँ पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए पंचनद का निर्माण करती है। पंचनद मतलब 5 नदियों का समूह हो जाता है, ठीक है। मिठानकोट में सिंधु नदी पे जाके ये मिल जाती हैं। पांचों नदियाँ सम्मिलित रूप से क्या होती हैं? मिल जाती हैं पाकिस्तान में। और मैंने नाम भी आपको बता दिया, मिठानकोट में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सिंधु नदी तंत्र के बाद अब हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र से भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ नोट करके इसे ज़रूर लिखें। पेंसिल कॉपी लेकर बैठे। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। दोबारा अगर आप चाहते हैं तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं और उसमें जो है उसे नोट कर सकते हैं। तो ये भी अच्छा तरीका है, आपको ऐसे आसानी से याद भी हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। तो देखिए गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और तंत्र की अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कई सहायक नदियाँ होती हैं जो गंगा में अपना पानी डाल देती, तो इससे एक सिस्टम बन जाता है। तो गंगा नदी तंत्र भी सबसे बड़ी नदी तंत्र है भारत की, ठीक है। दूसरी बात कि गंगा ये जो नाम है वो इन्हें कहाँ से मिला है, तो देखिए भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, जब दोनों नदियों का पानी मिल जाता है तो उसे कहते हैं गंगा नदी। तो ये मिलता कहाँ पर है, आपको ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसका आंसर है देवप्रयाग, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम एकदम डीप में नहीं जाएंगे कि आपकी भागीरथी कहाँ से निकलती है, किस ग्लेशियर से आती है, फिर वो उस ग्लेशियर से होते हुए जो अलग अलग जगह है इसको किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा मेन फोकस आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए है कि एंट्रेंस एग्जाम में आपके कहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। इसलिए जितना भी इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। आगे बढ़ते हैं। गंगा के भी सहायक नदियां हैं, उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। क्या क्या है देख लीजिए। कई बार आपको ये आ जाता है तट, मतलब बाएं तरफ और दाएं तरफ, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, इन दोनों साइड से गंगा नदियों में पानी मिलता है। तो कई बार आपको मतलब ऐसे कह देता है कि लेफ्ट साइड की कौन सी नदियां हैं या फिर राइट साइड की कौन सी नदियां हैं जो गंगा में अपना पानी मिलाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बाएं तट की, तो इसमें रामगंगा, गोमती, टास, घाघर, गंडक, बागमती, कोसी, ये बाएं तट की नदियां हैं। दाएं तट की हम बात करें तो यमुना, चंबल, बेतवा, केन, तोन, ये सब सहायक नदी हैं दाएं तट से। ये जो है सहायक नदियां हैं और ये दाएं तट पे स्थित हैं। इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। डेली अगर आप 2 से 3 बार इसको लिख लेते हैं और देखते हैं तो ये आपको याद हो जाएगा। नहीं तो ऐसे याद नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारी सहायक नदियां हैं और अभी हम आगे प्रायद्वीप नदियां भी पढ़ेंगे, तो इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो जाए आपको डेली इसको देखना है, तो आपको ये याद हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपकी रामगंगा है, गोमती हैं और घाघर हैं, ये यूपी में है। और गंडक, कोसी, इसका आप बिहार में जानते ही हैं, गंडक कोसी नदी, ठीक है।
चलिए आगे यहाँ पर देख सकते हैं यमुना। यमुना नदी का उद्गम स्थान बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो यमुना नदी जो है बंदरपूछ के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगा की जो सबसे बड़ी अगर सहायक नदी की हम बात करें तो ये यमुना ही है। ठीक है, बाकी जो अन्य नदी हैं, जितने भी सहायक नदी मैंने आपको बताई, ये यमुना में अपना पानी देते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो नदियां हैं गंगा की, जितनी भी सहायक नदियां हैं, वो अपना पानी यमुना में दे देती हैं और यमुना जो है अपना पानी गंगा में मिला देती है। तो यमुना नदी का मैंने आपको बता दिया, बंदरपूछ के निकट यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। और गंडक जो है वो शालिग्राम कहाँ पर है? नेपाल से है। तो ठीक है, तो ये क्या होगा कि नेपाल, यहाँ पर आप जानते हैं मैप के हिसाब से कि ये जो नेपाल है, यहाँ से हिमालय से ये काटते हुए नदी आती है और बिहार में प्रवेश करती है और यहाँ पर इसका नाम हो जाता है गंडक। ठीक है, ये आती हैं शालिग्राम से। इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी सोन नदी है और जो आपकी टॉस नदी है, ये नदियाँ प्रायद्वीप है। अब ऐसा नहीं कि हिमालय या फिर उत्तरी साइड से सभी नदियाँ गंगा का पानी मिलाती हैं, नहीं, प्रायद्वीप की भी कुछ नदियाँ हैं। मालवा के पठार से आपकी कई नदियाँ हैं जो गंगा में पानी अपना गिराती हैं और उसके अलावा प्रायद्वीप नदियाँ, सोन नदी जो है, टोंस नदी है, वो भी अपना पानी गंगा में मिलाती हैं। ठीक है, तो चंबल, बेतवा, सेन और केन, ये सभी नदियाँ जो हैं मालवा के पठार से निकलती हैं। इनका उद्गम स्थान मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से नज़दीक से ये सभी नदियाँ निकलती हैं और गंगा में अपना पानी मिलाती हैं। चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और प्रायद्वीप नदियों के बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब जितना मैंने आपको पढ़ाया उससे बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको आंसर देने हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? हिमालय पार मतलब ट्रांस हिमालय। जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो उसमें भी हिमालय को कई भागों में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें शिवालिक हिमालय, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कौन बहुत ही ऊपर उस साइड अगर आप नक्शे में देखते हैं तो सियाचिन ग्लेशियर है, वहाँ पर से कौन सी नदियाँ जाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो सिंधु नदी है, सतलज नदी है, ये ट्रांस हिमालय से जाती हुई, काटती हुई प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका आ जाएगा सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारी जो ये गंगा नदी है, ये बहते हुए प्रवेश करती हैं बांग्लादेश में और यहाँ पर इनको जाना जाता है पद्मा के नाम से। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पद्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा गया है? क्यों कहा गया? क्योंकि ये वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। मैंने आपको बताया भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम प्रायद्वीप भारत देखते हैं, दक्षिण भारत देखते हैं, तो वहाँ की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए, डेल्टा मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, अलग से भी हम डिस्कस करेंगे कि एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है। नदियों का काम होता है पहाड़ को काट के उसे बराबर समतल कर देना, तो इसलिए नदियाँ बहती रहती हैं और वो काटती रहती हैं। ठीक है, ये लगातार ये प्रोसेस होता रहता है। तो जब नदियाँ अपने रास्ते से आती हैं तो काट कर कई सारी चीज़ें लेकर आती हैं, बालू, गाद, ये सभी चीज़ें उनमें मिली होती हैं। तो ये जो नदियों में चीज़, छोटे छोटे कण होते हैं, बालू, गाद होता है, तो ये सब एक जगह आके इकट्ठा हो जाता है और इस प्रकार इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो डेल्टा का निर्माण क्या होने से होता है कि नदियों का जो पानी है वो किसी एक जगह ना होके हर जगह से फैल जाता है। ठीक है, फैल जाता है। तो इसी तरह से बाढ़ आ जाती है। जैसे कि आप देखते हैं हर साल हमारे भारत में, बिहार में कोसी नदी रास्ता बदलती है। इससे क्या होता है? बाढ़ हो जाता है। रास्ता बदलने से जो सारा पानी है वो भर जाता है अलग अलग क्षेत्र में और वहाँ पे बाढ़ जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। और कई नदियाँ होती हैं जो डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा ताप्ती। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट और क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड
हर तरह की जानकारी दी जाती है। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपके फॉर्म कब आए हैं, किसकी तैयारी करनी चाहिए, सिलेबस A to Z सभी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।